हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज हम लोग क्लास 8 का प्रथम चैप्टर का पहला चैप्टर का संसाधन उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो आइए पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न आप लोग का दिया हुआ है पाठ में पुस्तक में वही सब प्रश्न का उत्तर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर संसाधनों असमान रूप से क्यों वितरित है? मतलब संसाधन जो है, पृथ्वी पर जो संसाधन है वो असमान रूप से मतलब इधर उधर क्यों वितरित है? वितरित मतलब इधर उधर बंटना, यहाँ रखना वहाँ रखना, वितरण करना, जैसे बांटना, वितरण करना जैसे होता है ना बांटना, वैसे ही वितरित होता है। ठीक है, तो वितरित क्यों है? तो क्यों वितरित है अब देखेंगे। इसका आंसर, ये जो पहला आंसर है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। मतलब प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृतिक द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो प्राकृतिक भू आकृतियाँ, भू आकृति मतलब जमीन का टुकड़ा, जलवायु, जलवायु जो मौसम का परिवर्तन होता है वो, ऊंचाई जैसे पहाड़ पर्वत, जो नदी नाला ऊंचाई होता है, ऊंचाई नीचाई, वनस्पति हमारे पर्यावरण में जितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारक पर निर्भर करता है। जो अनेक अनेक प्रकार के कारक हैं वो उस पे ऊपर निर्भर करता है, क्या? प्राकृतिक संसाधन। अब इसमें आगे, पृथ्वी पर इन कारकों की विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। और पृथ्वी पर इसका विभिन्नता मतलब अलग अलग प्रकार में बटा रहने के कारण इसका वितरण असमान रूप से देखा जाता है। नॉर्मली ऐसे देखा जाता है, कॉमन है ये बात कि असमान रूप से विभिन्नता इसका वितरण है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण क्या है? मतलब संसाधन का हम लोग संरक्षण जो करते हैं, उसको बचाते हैं, वो क्या है, क्यों बचाते हैं? ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब संसाधन का सतर्कता पूर्वक मतलब सावधानी पूर्वक हम लोग को उपयोग करना चाहिए, और बुद्धिपूर्वक मतलब बुद्धि दिमाग लगा के उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ना कि ऐसे ही करना चाहिए। उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना, नवीनीकरण मतलब हमने नवीकरणीय संसाधन पढ़ा था, जिसको एक बार काट देने पर फिर उससे हम लोग उसका यूज़ करते हैं, उसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एक मुनगा का आप लोग को पता होगा, मुनगा जो फूल होता है उसका पेड़ होता है, उसका डाल को काट देने पे उसके ऊपर गाय का गोबर डालने पे फिर वो नए रूप से और फिर वो बढ़ जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, तो नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, और उसके लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, संसाधन का बचाव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन जो है, जैसे कार है, मोबाइल है, टीवी है, फ़ोन, जितने प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन, सड़क है, ये सब ज़रूरी क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? तो महत्वपूर्ण क्यों है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आंसर, मानव संसाधन इसीलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं मतलब वो जो काम करने में कितना सक्षम है, योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। और भौतिक पदार्थ मतलब जितने भी प्रकार के अन्य पदार्थ जो हैं, लोहा टीना ये सब जो है, इसका उपयोग करके मूल्यवान मतलब पैसे, जैसे कि हम लोग मान लीजिए आपने एक कुछ बनाया, एक छोटा सा नाव, बोट, जो बोट होता है पानी में तैरने वाला छोटा सा बोट बनाया, उसे इलेक्ट्रॉनिक तरह से बनाया। ठीक है, तो वो मार्केट में अगर ले जाइएगा तो उसको बेच सकते हैं, उससे कुछ मूल्य हमको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, मूल्यवान है, तो वही उसी को क्या कहते हैं, संसाधन बनाने की सहायता करती है, उसी को मानव संसाधन कहते हैं, और मानव संसाधन उपयोगी है। आगे देखते हैं, सतत पोषणीय विकास क्या है? आप लोगों को बताया था हमने चैप्टर में, जब पढ़े थे आप लोग देखे होंगे। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? इसका उत्तर है संसाधनों का सावधानीपूर्वक और अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना चाहिए, ना कि वैसे ऐसे ही बिना आवश्यकता के ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो संसाधनों का अपनी आवश्यकता पूर्वक और सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है
हमारी आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके और उसे देख सके। ठीक है, उसी को सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो इसका उत्तर जो दिया हुआ है आप लोग का, वो देखिए, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ना ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। अभी मैंने जिस प्रकार बताया कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक और आवश्यकता अनुसार हमें उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके और अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर सके, उसी को सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ गया। अब प्रश्न 2 है, यह आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता, मतलब कौन सा इसमें जो है संसाधन को निर्धारित मात्रा में जैसे निर्धारित नहीं करता कि संसाधन है। ठीक है, तो पहला है उपयोगिता, ये करता है। ठीक है, मूल्य, जैसे हमने बताया भी, मूल्यवान होना चाहिए संसाधन। मानव संसाधन क्या है, मूल्यवान है, तो मूल्य। ठीक है, उपयोगिता मतलब उसका उपयोग करता है, लोगों के द्वारा उसका उपयोग होता है। ठीक है, मात्रा ये नहीं है, मात्रा मतलब कितना मात्रा में, ये थोड़े ना है कि कार बना रहे हैं तो 2 कार बना रहे हैं, बहुत सारा कार बना रहे हैं, लोगों उसका उपयोग कर रहे हैं लोग। ठीक है, उसका मूल्य दे रहा है, उसे उपयोग कर रहा है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, ग। ठीक है, मात्रा क्या हो जाएगा, मात्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। इसमें पूछा है मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया कौन सा संसाधन है। तो कैंसर उपचार की औषधियाँ, जो कैंसर उपचार, जो कैंसर बीमारी हो जाता है उसका जो मेडिसिन बनाया जाता है, क्या वो है नहीं। झरने का जल, झरने मतलब नदी नालों में जो झरने जो है वो उसका जल, सॉरी आप लोगों को बताया हमने। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, मानव के द्वारा बनाया गया है, तो उष्णकटिबंधीय वन क्या मानव द्वारा बनाया गया है, नहीं, तो ये नहीं होगा। झरने का जल क्या मानव द्वारा, नहीं। का कैंसर उपचार की मेडिसिन, कैंसर मतलब जो बीमारी होता है उसका जो मेडिसिन, दवा जो बनाया जाता है वो मानव द्वारा ही बनाया गया है, क्या प्रकृति द्वारा मिलता है हमको, नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ आप लोग का आंसर मनुष्यों द्वारा निर्मित, मतलब मानव जो उसका निर्मित किया, तो कैंसर की औषधियाँ निर्मित किया है। ठीक है, कैंसर की औषधियाँ मतलब कैंसर का दवा, मेडिसिन, ये निर्मित किया मानव, तो आंसर का हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, कथन दिया हुआ है। ठीक है, जैव संसाधन डैश होते हैं, जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो जैव संसाधन जो जीव जंतुओं से, जो जीव जंतुओं के मरे गले जो बनते हैं उसी से संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसी को जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, जैव संसाधन क्या होगा, जैव संसाधन जीव जंतुओं से उपयुत्पन्न। ठीक है, मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं होगा, निर्जीव सजीव वस्तुओं में उपजाऊ उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीव जंतुओं से उत्पन्न। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न जो आप लोग का दिया हुआ है, यह आप लोग का डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर बताने को दिया हुआ है। ठीक है, यह आप लोग का एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, अंतर बताने को बताया गया है, संभव और वास्तविक संसाधन में अंतर बताने गया है, संभव और वास्तविक संसाधन। तो संभव संसाधन देखेंगे, पहला पॉइंट दिया हुआ है, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी है, उसे क्या होते हैं, संभव संसाधन। ठीक है, मतलब संभव मतलब जैसे हम लोग कुछ काम बोलते हैं कि अगर आपको कुछ काम करने के लिए दिया गया है कि आप 10 ओड मीनिंग याद कीजिए या 20 ओड मीनिंग याद कीजिए। ठीक है, आपको दिया गया है, तो आप उसमें क्या बताएंगे, हाँ आद हो जाएगा, आद कर सकते हैं। संभव बता रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं कि नहीं, हाँ हो सकता है कुछ काम करना है, ऐसे मम्मी कुछ काम करने दी गई है, मम्मी द्वारा दिया गया है जो संभव हो सकता है कि नहीं, हाँ मम्मी कर सकते हैं, आई कैन डू दिस। सो उसे क्या कहते हैं, संभव, जिसकी मात्रा ज्ञात ना हो, मतलब कि संसाधन है लेकिन उसका मात्रा पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। तो वास्तविक संसाधन क्या है, इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है वास्तविक में, जैसे 10 मोबाइल फ़ोन, 20 कलम, 20 कॉपी, 20 किताब, मतलब उसका मात्रा हमको ज्ञात है।
कि कितना है सब, ठीक है। तो वास्तविक संसाधन है। दूसरा पॉइंट है, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, ठीक है। मतलब इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे लद्दाख में जो यूरेनियम जो पाया गया, यूरेनियम क्या पाया जाता है, जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकाला जाता है यूरेनियम को, ठीक है। तो वो अभी उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाला समय में वो उपयोग हो सकता है, ठीक है। परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी को संभव संसाधन कहते हैं कि संभव हो सकता है कि अभी देखिए एक मुद्दा चला है कि पीओके को भारत में वापस मिलाया जाए। तो ये संभव हो सकता है, भारत द्वारा संभव हो सकता है कि पीओके को ले सकते हैं, ठीक है। संभव जताया जा रहा है कि नहीं उसको ले सकते हैं, लेकिन लेंगे या नहीं लेंगे वो बात की बात है, ठीक है। अब इसमें दूसरा दिया है, वास्तविक इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। कोयला, खनिज तेल इत्यादि, मतलब वास्तविक में जो संसाधन हैं, जो अभी समुद्र से हम लोग तेल निकालते हैं, अभी यहाँ आप लोग देख सकते हैं धनबाद से कोयले का मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा धनबाद कोयला निकाला जा रहा है धनबाद से, ठीक है। खनिज निकाला जा रहा है वहीं से। तो ये वास्तविक में हमको पता है, वास्तविक में ज्ञात है, ये काम हो रही है वास्तविक में, ठीक है। कोयले का खनिज का तेल निकाला जा रहा है, ये वास्तविक में हो रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन, ठीक है। दूसरा दिया हुआ आप लोग का सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन क्या है, इसके बीच में अंतर ज्ञात करना है। तो सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन के बारे में देखिए, सर्वव्यापक संसाधन क्या होता है, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वे सर्वव्यापी या सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। वायु, सूर्य, प्रकाश इत्यादि, मतलब सर्वव्यापी, मतलब हर जगह हम लोग को उत्पादन मिलता है, हर जगह मिलता है। धान की खेती हर पूरे देश में हर जगह मिलता है, लेकिन गेहूं का ज़्यादा मात्रा में खेती देखा जाए तो पंजाब में देखा जाता है, लेकिन पूरे देश में कुछ मात्रा में किया जाता है। और सर्वव्यापी में जैसे पूरे हर जगह जो मिलता है उसको सर्वव्यापी कहते हैं, ठीक है। स्थानीय संसाधन क्या है, वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं वे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। तांबा, लोहा या अयस्क। जैसे स्थानीय संसाधन क्या है कि वैसे संसाधन जो कहीं एक जगह पे मिलता हो, जैसे धनबाद, तो धनबाद कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ से क्या मिल रहा है, कोयला मिल रहा है। लो अयस्क, अब जम्मू कश्मीर देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, सेब उत्पादन हो रहा है, तो स्थानीय संसाधन है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ हमको सेब में मिल रहा है, एक ही चीज़ मिल रहा है। पूरे सर्वव्यापी नहीं ना कि पूरे देश में सेब को उगाया जा रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्थानीय संसाधन। जो संसाधन एक जगह पे ही मिले, एक जगह से हमको उत्पादन मिलता हो, वह क्या कहलाता है, स्थानीय संसाधन, ठीक है। तो आप लोगों का ये क्रियाकलाप एक दिया हुआ है जो कि आप लोगों का इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों को करा देते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के व्यू से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं क्रियाकलाप है। रहमन पानी राखिए बीनू पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। ये पंक्ति अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुर रहीम खानखाना द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है, इन संसाधनों के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, ठीक है। इन्हें 100 शब्दों में लिखिए। मतलब ये जो पंक्ति दिया हुआ है, रहमन पानी राखिए बीनू पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये पंक्ति जो है सो अकबर के दरबार के 9 रत्न, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, मतलब 9 भविष्य ज्योतिषज्ञ रहते थे, ठीक है, रखा गया था 9 रत्नों को। सब अलग अलग चीज़ में पारंगत थे, सब अलग अलग प्रकार के औषधि में कोई हैं तो कोई, मतलब जो इंजीनियर अभी हम लोग रखते हैं उसी प्रकार वो तकनीकी के लिए अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सब चीज़ की जानकारी के लिए 9 रत्न को रखते थे अपने दरबार में, ठीक है। तो कवि हुआ करते थे। तो इसमें क्या है, इन संसाधनों को समाप्त हो जाने पर क्या होगा, संसाधन अगर समाप्त हो जाएगा सारे प्रकार का पृथ्वी पे तो क्या होगा, उसको 100 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में, 100 शब्दों में। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। कवि नवीकरणीय संसाधन की
संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है। नवीकरणीय संसाधन आप लोग को पता होगा कि जो संसाधन फिर से दोबारा हम उसका उपयोग कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जल के समाप्त हो जाने पर प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे। अगर जल पूरी तरह से पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पहला है जल संरचना की क्रिया समाप्त हो जाएगी। जल संरचना मतलब जैसे जल का रिसाइकल आप लोग सुने होंगे। पानी गर्म होता है, भाप बनता है, वाष्पीकरण में ऊपर जाता है, फिर बादल के रूप में परिवर्तन हो जाता है और फिर वह बारिश के रूप में फिर नीचे आता है। तो ये चक्र चल रहा है, ये चक्र समाप्त हो जाएगा। अगर पानी रहेगा ही नहीं तो गर्म क्या होगा, अगर गर्म नहीं होगा तो फिर ऊपर क्या जाएगा, ठीक है। तो ये समाप्त हो जाएगा पहला। दूसरा है जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। जीव जंतु जितने प्रकार के मनुष्य हैं, जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी के कारण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तीसरा है पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी पर सब सूखे का सामना करना पड़ेगा, जिससे भूखमरी आ जाएगा और उसके कारण मृत्यु होने शुरू हो जाएगी। चौथा है समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे। समुद्री मार्ग मतलब जो अभी मान लीजिए हम लोग अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका जाते हैं तो कोई जाता है एरोप्लेन से, तो कोई आता है समुद्र के रास्ते से। लेकिन जितने भी प्रकार के हम लोग दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करते हैं, जितने भी प्रकार के व्यापार होता है, खाना का व्यापार होता है, कुछ कपड़ों का व्यापार होता है, जितने भी अन्य प्रकार के जो व्यापार होते हैं वो किससे होता है, वो पानी के थ्रू होता है। पानी में, पानी जहाज़ के द्वारा उसे ले जाया जाता है और ले आया जाता है, ठीक है। तो वो समाप्त हो जाएगा। पाँचवा है पृथ्वी पर तापमान तेज़ी से बढ़ने लगेगा। मतलब पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में तापमान बढ़ेगा। अभी हमने बताया था कि अमेरिका में भीषण आग लगने की वजह से जंगल में भारी मात्रा में तापमान में गर्मी देखा गया, मापा गया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी हो गया है, जिस कारण वहाँ के लोग क्या हो रहे हैं, मृत्यु के द्वार जा रहे हैं, मृत्यु हो जा रहे हैं, ठीक है, बीमारी की वजह से। बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे आग लग गया इसके कारण, तो वो झेलना पड़ेगा हम लोगों को। छठा है कृषि प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। जो कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो संभव नहीं हो पाएगी, कृषि नहीं हो पाएगी। जब सूखा पड़ जाएगा तो कृषि कहाँ से होगा, ठीक है। सातवां है कोई उद्योग नज़र नहीं आएगा। मतलब जितने भी प्रकार के अभी उद्योग चलते हैं, कल कारखाने चलते हैं, वो सब क्या है, उसमें पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन का रोल ये निभाती है, अपनी भूमिका निभाती है। तो वो समाप्त हो जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा, कोई तरह का उद्योग नज़र नहीं आएगा। आठवां समुद्र में रहने वाले सभी जीव मर जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। मतलब समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, जिनमें जैसे अभी हम लोग को पता है डॉल्फिन है, बहुत तरह स्टार फिश है, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं समुद्र में, सारे वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है, पानी का ख़त्म होने का अर्थ है पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। मतलब अगर पानी ख़त्म होगा तो पूरी तरह से पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे आप लोग का ये बना हुआ था क्रियाकलाप जो दिया हुआ है, ये कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग का नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।